जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नई अपडेट दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा आपको पता है 24 अप्रैल को एक मीटिंग होनी है 8 सीपीसी पर, और वो भी देहरादून में, उत्तराखंड में। जो 8वां वेतन आयोग है वो 24 अप्रैल को देहरादून आ रहा है कर्मचारियों से या फिर पेंशनर संगठनों से बात करने। किस तरीके के सुझाव बनाए हैं कर्मचारियों ने, पेंशनर्स ने। 8 सीपीसी में क्या क्या चीजें चाहिए पेंशनर्स और कर्मचारियों को, तो दोस्तों इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए 8वां वेतन आयोग देहरादून में आ रहा है। और दोस्तों इसकी जानकारी दी है यूनियन लीडर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने। जी हां दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जागरण बिजनेस को, और बताया है कि 24 अप्रैल को क्या क्या होने वाला है। 8 सीपीसी पर कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे डायरेक्ट वेतन आयोग के सामने। जी हां दोस्तों, आमने सामने मीटिंग होने वाली है 8वें वेतन आयोग की कर्मचारी संगठनों के साथ या फिर पेंशनर्स संगठनों के साथ। तो दोस्तों एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जागरण बिजनेस की 6 अप्रैल 2026 की, और यह रिपोर्ट दी गई है अंकित कुमार कटियार जी के द्वारा। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि 24 अप्रैल को क्या होने वाला है, पूरी मीटिंग में किस तरीके से पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे डायरेक्ट वेतन आयोग के सामने। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, एक रिपोर्ट में आपको समझाने वाला हूं जागरण बिजनेस की, और यह भी बताऊंगा कि मीटिंग होने से पहले डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने क्या कहा है इंटरव्यू में। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों ये एक नया वीडियो है आपके लिए, लेटेस्ट अपडेट है 8 सीपीसी पर, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने, फैमिली पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। और इस परसेंटेज को आप 62% से बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फोन पर आ जाएंगे या फिर कंप्यूटर में आ जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हाइप भी करेगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक रिपोर्ट है 8 सीपीसी पर, और यह रिपोर्ट दी गई है जागरण बिजनेस के द्वारा। 8th पे कमीशन, फैमिली यूनिट, डीए हाइक, ओपीएस से लेकर सीजीएचएस तक आयोग की पहली बैठक में उठेंगे कौन से मुद्दे। जी हां दोस्तों, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से कुछ सवाल पूछे गए इंटरव्यू में मीटिंग को लेकर। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि कौन कौन से मुद्दे उठेंगे 24 अप्रैल को मीटिंग में 8 सीपीसी के सामने। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है। 8th पे कमीशन फर्स्ट मीटिंग, 8वें वेतन आयोग ने 5 महीने बाद कर्मचारी संगठनों को 24 अप्रैल को देहरादून में बातचीत करने के लिए बुलाया है। जी हां दोस्तों, 5 महीने बीत चुके हैं। अब दोस्तों कर्मचारी संगठनों के साथ खुद वेतन आयोग मीटिंग करेगा, खुद सुझाव पूछेगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल 12 सवालों में बताया कि मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम, फैमिली यूनिट और डीए हाइक से लेकर किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। जी हां दोस्तों, फिटनेस फैक्टर का भी मुद्दा इस मीटिंग में रखा जाएगा। कर्मचारियों की क्या डिमांड है, पेंशनर्स की क्या डिमांड है, वो सब डिमांड्स रखी जाएंगी इस मीटिंग में डायरेक्ट वेतन आयोग के सामने। जो वेतन आयोग के डायरेक्टर साहब हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो दोस्तों ये मीटिंग बहुत ही अहम होने वाली है 24 अप्रैल को। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, आगे देखिए क्या लिखा है। 24 अप्रैल को देहरादून में 8वें वेतन आयोग की महत्वपूर्ण बैठक, फैमिली यूनिट 3 से 5 करने और फिटनेस फैक्टर बढ़ाने की मांग। जी हां दोस्तों, फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए और फिर फिटनेस फैक्टर भी बढ़ाया जाए। फिर ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली, फिर पेंशनर्स को सीजीएचएस और डीए मर्जर पर
मुख्य मुद्दे। जी हाँ दोस्तों, इन मुद्दों पर डिस्कशन होगा मीटिंग में। कुछ और जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं इसी मुद्दों के बारे में। अब दोस्तों देखिए क्या लिखा है। 8th पे कमीशन के गठन और इसकी वर्किंग को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। आयोग ने आखिरकार 5 महीने बाद कर्मचारी संगठनों को बातचीत के लिए न्योता दिया है। यह महत्वपूर्ण मुलाकात 24 अप्रैल को देहरादून में होने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया, 24 अप्रैल को एक अहम मीटिंग है सीधा 8वें वेतन आयोग के साथ कर्मचारी संगठनों की। पहले ऐसी आशंकाएं थी कि आयोग केवल ऑनलाइन सुझाव लेगा या फिर सिर्फ जेसीएम से बात करेगा, लेकिन अब जमीन पर उतरकर संगठनों से मिलना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। जी दोस्तों, इससे पहले एनसीजेसीएम ही मीटिंग करता था सरकार के साथ और जो सुझाव मांगे जाते थे वो एनसीजेसीएम ही देता था, शिव गोपाल मिश्रा जी ही देते थे। लेकिन दोस्तों अब कोई भी कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन डायरेक्ट 8 सीपीसी के साथ मीटिंग कर सकता है और यह पहल 8 सीपीसी ने खुद ही शुरू कर दी, जो अब 24 तारीख को मीटिंग करेगा 8 सीपीसी कर्मचारी संगठन के साथ। जागरण बिजनेस से बात करते हुए ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने इस बैठक को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया कि क्या क्या इस मीटिंग में होने वाला है। उनका मानना है कि यह बैठक कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और भत्तों की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। आइए 12 सवालों में समझते हैं कि आखिर आयोग की पहली मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ 12 सवाल हैं। 12 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं कि किस तरीके से 8 सीपीसी किस तरीके से आपके सुझावों पे बातचीत करेगा इस मीटिंग में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सवाल नंबर है 24 अप्रैल की मीटिंग को आप कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी जीत मानते हैं? जवाब क्या दिया, यह वाकई बड़ी जीत है। पहले लग रहा था कि आयोग केवल दिल्ली में बैठकर या फिर ऑनलाइन सुझाव लेकर रिपोर्ट तैयार करेगा, लेकिन देहरादून विजिट और संगठनों को बुलाना दिखाता है कि आयोग कर्मचारियों की जमीनी समस्याओं को सुनना चाहता है। जी हाँ दोस्तों ये 12 सवाल डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से पूछे गए इंटरव्यू में, तो उसका जवाब दिया है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कि 8वां वेतन आयोग किस तरीके से बातचीत करेगा, क्या क्या मुद्दे कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन रखेंगे। तो दोस्तों इन्होंने ये पॉजिटिव साइन बताया है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कि पहली बार वेतन आयोग किसी सिटी में आ रहा है और आपसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों पॉजिटिव इन्होंने बताया कि ये अच्छा संकेत है कर्मचारियों के लिए या फिर पेंशनर्स के लिए। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, दूसरा सवाल पूछा, ऑटोनॉमस बॉडी और यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारियों के लिए आपकी मुख्य मांग क्या है? अब इन्होंने क्या बताया, हमारी सबसे बड़ी मांग एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर समान नियम लागू करने की है। अक्सर देखा जाता है कि केंद्र सरकार जो आदेश जारी करती है उसे ऑटोनॉमस बॉडी और यूटी में लागू होने में सालों लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस बॉडी की। जैसा आपको बताया, मैं भी एक पेंशन डिपार्टमेंट में हूं, तो दोस्तों हमारा जो डिपार्टमेंट है पूरा वो दोस्तों हेडक्वार्टर है और वो भी ऑटोनॉमस बॉडी का डिपार्टमेंट है, जहां पर सरकार नियम अप्लाई तो करती है लेकिन लागू होते होते वो काफी साल निकल जाते हैं। तो दोस्तों जिस टाइम नियम लागू होना चाहिए वो उस टाइम लागू नहीं आता, वो काफी देरी से लागू किया जाता है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार का कोई भी नोटिफिकेशन सभी पर एक साथ और सीधे डायरेक्ट हो। जी दोस्तों, जो भी सरकार नोटिफिकेशन निकालती है उसका डायरेक्ट असर उस डिपार्टमेंट में पड़ना चाहिए उसी डेट से। ये नहीं कि डायरेक्ट ऑर्डर निकाल दिया और उसका असर दिख रहा है डिपार्टमेंट पे कई सालों बाद। फिर दोस्तों एक और सवाल पूछा, फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग क्यों उठ रही है? क्या सैलरी पर इसका असर होगा? जी हाँ दोस्तों, फिर फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग पर सवाल यहां पे पूछा डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल से। अब जवाब क्या दिया, देखिए वर्तमान में सैलरी की गणना 3 यूनिट की फैमिली मानकर की जाती है, जो कि व्यवहारिक नहीं है। आज के समय में परिवार की जरूरतें बड़ी हैं। अगर आयोग फैमिली यूनिट को 5 मानकर गणना करेगा तो फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी में खुद बड़ा उछाल आ जाएगा। हम इसी फॉर्मूले पर जोर दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया
कि फैमिली यूनिट बढ़ाने का मुद्दा उठ सकता है 24 तारीख को, 24 अप्रैल को 8वें वेतन आयोग के सामने। और इनकी भी डिमांड है कि फैमिली यूनिट को ज्यादा बढ़ाया जाए आजकल की महंगाई को देखते हुए या फिर दोस्तों परिवार की यूनिट को देखते हुए। तो अगर फैमिली यूनिट 3 की बजाय 5 ली जाती है तो ऑटोमेटिकली फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा और मिनिमम पे भी बढ़ जाएगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारी की क्या उम्मीदें हैं और आपकी क्या सलाह है। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल पूछा है डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल से, वो भी इंटरव्यू में। फिटमेंट फैक्टर पे, फिटमेंट फैक्टर ही तय करता है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। कर्मचारी 3.68 की डिमांड कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की, लेकिन मेरा मानना है कि ये कम से कम 3.20 होना चाहिए। हालांकि अगर फैमिली यूनिट 5 हो जाती है तो ये कैलकुलेशन और भी बेहतर हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बन जाएगा और मिनिमम पे भी ज्यादा बन जाएगी। इसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने कई महीने पहले बताई है एक वीडियो में। तो दोस्तों इनकी भी डिमांड है कि फैमिली यूनिट को 5 कर दिया जाए, जिससे फिटमेंट फैक्टर और मिनिमम पे ज्यादा बन जाएगी। तो दोस्तों ये सुझाव भी दिया जाएगा 8वें वेतन आयोग को जब मीटिंग होगी। फिर 5वां सवाल पूछा, महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव में क्या बदलाव चाहते हैं। अब जवाब क्या दिया, अभी 2 साल की सीसीएल में दूसरे साल 80% सैलरी मिलती है। हमारी मांग है कि इसे या तो पेरेंट केयर लीव या फिर फैमिली केयर लीव में बदला जाए। इसका आधा हिस्सा पुरुष कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए ताकि परिवार की जिम्मेदारी दोनों साझा कर सके, साथ ही सैलरी कटौती भी बंद होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों ये मुद्दा है सीसीएल पे, चाइल्ड केयर लीव पर, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी कर्मचारी उठाएंगे वेतन आयोग के समक्ष। फिर दोस्तों अगला सवाल, क्या कर्मचारियों को शादी या फिर सामाजिक कार्यों के लिए अलग से छुट्टियों की जरूरत है। अब इसका जवाब क्या दिया, बिल्कुल, हमने मांग की है कि पूरी सेवा के दौरान 28 दिन की एडवांस छुट्टियां दी जाए। इसे आप सोशल रिचुअल लीव कह सकते हैं। नौकरी लगने के बाद शादी, मुंडन या फिर परिवार में किसी भी मृत्यु जैसे मौकों पर कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी ना लेनी पड़े, इसके लिए ये एडवांस कोटा जरूरी है। ये छुट्टी से रिलेटेड दोस्तों इन्होंने यहाँ पे ये जवाब दिया है। फिर दोस्तों अगला सवाल है, अंडमान निकोबार जैसे दूर दराज के यूटी कर्मचारियों की क्या विशेष समस्याएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल पूछे गए हैं हर एक कर्मचारियों के लिए, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी का कोई कर्मचारी हो या फिर दोस्तों वो दूर दराज अंडमान निकोबार में कोई रहता हुआ कोई कर्मचारी हो। अब जवाब क्या दिया, वहां स्थिति गंभीर है। केंद्र के नियम होने के बावजूद कर्मचारियों को सीजीएचएस का लाभ नहीं मिल रहा, यानी कि मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही। शिक्षकों को सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही एलटीसी यात्रा भत्ता लेने पर मजबूर किया जाता है। हमने मांग की है कि उन्हें भी मुख्य धारा के कर्मचारियों की तरह पूरी सुविधाएं और साल भर में भी कभी भी एलटीसी लेने की आजादी मिले। एलटीसी वगैरह से जुड़े दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछे थे। फिर दोस्तों एक और सवाल पूछा, पेंशनर्स के लिए सीजीएचएस सुविधाओं को लेकर आपकी क्या राय है। और जवाब का दिया, ये हमारी 5 प्रमुख मांगों में से एक है। रिटायरमेंट के बाद हर कर्मचारी को, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी का हो या फिर किसी भी यूटी का हो, उसे सीजीएचएस का अनिवार्य विकल्प मिलना चाहिए। बुढ़ापे में स्वास्थ्य सुरक्षा उसका अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, सीजीएचएस सुविधाएं सबको लेनी चाहिए। अगर सीजीएचएस अच्छा है, ईसीएचएस अच्छा है, तो दोस्तों जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको जुड़ना चाहिए। मेडिकल की सेवाएं जब फ्री दी जा रही है सरकार की तरफ से, फिर दोस्तों कोई कर्मचारी पेंशनर उससे वंचित क्यों हो जाए। हालांकि अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उसमें सुधार कर सकती है सरकार। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा। फिर अगला सवाल पूछा, क्या 8वां वेतन आयोग पुरानी पेंशन योजना की बहाली का रास्ता साफ करेगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सबसे बड़ा सवाल पूछा, क्या 8सीपीसी 8वां वेतन आयोग पुरानी पेंशन योजना की बहाली का रास्ता साफ करेगा कि 8सीपीसी में ओल्ड पेंशन स्कीम मिल पाएगी। अब जवाब क्या दिया, एनपीएस को पूरी तरह खत्म करना तकनीकी रूप से जटिल है क्योंकि लाखों करोड़ों रुपया मार्केट में लगा है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने साफ कर दिया कि सरकार डायरेक्ट तरीके से एनपीएस को खत्म नहीं करेगी क्योंकि लाखों करोड़ों पैसा मार्केट में, शेयर मार्केट में लगा हुआ है। लेकिन एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करना संभव है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि एनपीएस को ओल्ड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करना संभव है। हम चाहते हैं कि सरकार यूपीएस में सुधार करे,
25 साल की सेवा की शर्त को घटाकर 20 साल करे और कर्मचारी का अंशदान वापस करने की घोषणा करे। जी हाँ दोस्तों, जो कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, 10% कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, वो सारा पैसा सूद समेत कर्मचारी को वापस लौटा दिया जाए। साथ ही साथ जो सेवा अवधि है 25 साल की, उसे घटाकर 20 साल करा जाए। तो दोस्तों, अगर सरकार यूपीएस में बेहतर तरीके से सुधार कर देती है, यानी सारी चीजें वो ओल्ड पेंशन स्कीम पे समान दे सकती है, तो दोस्तों उसमें क्या बुराई है। लेकिन एनपीएस को यहां पे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, एक और सवाल पूछा, डीए हाइक में देरी क्यों हो रही है, क्या कर्मचारियों को चिंता करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों सबसे बड़ा यहां पे सवाल पूछा कि डीए हाइक में देरी क्यों हो रही है। अभी तक सरकार ने जनवरी 2026 से मिलने वाला डीएडीआर 60% अभी तक क्यों नहीं दिया सरकार ने। अब इसका जवाब क्या दिया डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने, आमतौर पर होली तक डीए का ऐलान हो जाता था, लेकिन इस बार देरी हुई है। कर्मचारियों में डर है कि कहीं कोरोना काल की तरह इसे फ्रीज ना कर दिया जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि डीए तुरंत रिलीज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इनको भी या फिर कर्मचारियों को डर लग रहा है कि कहीं कोरोना पीरियड की तरह 18 महीने का डीएडीआर का एरियर रोका गया था, कहीं जनवरी 2026 का कहीं डीए बंद तो नहीं हो जाएगा, फ्रीज तो नहीं हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार को तुरंत जल्द से जल्द डीए की घोषणा कर देनी चाहिए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, सवाल नंबर 11, डीए मर्जर को लेकर आपकी क्या डिमांड है। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू में सवाल पूछा गया डीए मर्जर को लेकर, तो दोस्तों यहां पे जवाब क्या दिया, जब डीए 50% को पार कर दिया जाता है तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर देना चाहिए। इससे अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होती है। हमने आयोग और सरकार के सामने यह बात मजबूती से रखी है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब डीए मर्जर का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, जो डीए मर्ज है उसे कर देना चाहिए आपकी बेसिक में, बेसिक सैलरी में, महंगाई को देखते हुए, ताकि आपको अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए बहुत पहले ही। फिर अगला सवाल, शिक्षकों को लेकर आयोग से क्या खास अपील करेंगे। शिक्षकों को वेकेशनल स्टाफ मानकर केवल 8 सीएल दी जाती हैं, जबकि वे छुट्टियों में भी सरकारी काम करते हैं, जैसे कि जनगणना करना, बीएलओ ड्यूटी करना। हमारी मांग है कि उन्हें नॉन वेकेशनल कैटेगरी में डालकर अन्य कर्मचारियों की तरह 14 या फिर 30 सीएल की सुविधाएं दी जाएं। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे छुट्टियां बढ़ाने की मांग करी है कि ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां दी जाएं शिक्षकों को, क्योंकि दोस्तों जब सरकारी छुट्टियां होती हैं तो कई बार उसमें भी उनको काम करना पड़ता है, तो इसके अलग से इनको छुट्टियां प्रोवाइड करी जाए, लगभग 14 या 30 सीएल की सुविधा इनको दी जाए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल के अनुसार 24 अप्रैल की बैठक केवल एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि 8वें वेतन आयोग के एजेंडे को तैयार करने वाली मीटिंग होगी। जी हाँ दोस्तों, जो 24 तारीख को मीटिंग होने वाली है 8 सीपीसी के समक्ष, जिसमें 8 सीपीसी के कुछ मेंबर भी शामिल होंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस मीटिंग को और अच्छा खासा बनाया जा सकता है अगर आपसे संबंधित मुद्दे सही तरीके से रखा जाए, तो दोस्तों उस पर एक ड्राफ्ट भी बन सकेगा। जी हाँ दोस्तों, फिर एक अच्छा सा एजेंडा भी बन सकता है इस मीटिंग में जो आगे होगी, यदि आयोग इन 12 मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाता है। जी हाँ दोस्तों ये सारे मुद्दे इन्हीं के मुद्दे हैं, कर्मचारी संगठनों के मुद्दे हैं। अगर वेतन आयोग इन सभी मुद्दों पर पॉजिटिव दिखता है, सकारात्मक रुख अपनाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और सामाजिक सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे फिटमेंट फैक्टर हो, फैमिली यूनिट हो, या फिर दूसरी मांगे हैं, चाहे डीए मर्जर की हो, अगर ये सारे मुद्दे इस मीटिंग में सही तरीके से डिस्कस हो जाते हैं, एक सकारात्मक पॉइंट निकल के आता है वेतन आयोग की तरफ से, तो दोस्तों फिर हमें खुशी हो सकती है आगे चलकर जब 8 सीपीसी हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये इन्होंने पहली जानकारी दे दी कि ये सब मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं 8 सीपीसी की मीटिंग में डिस्कस हो सकते हैं 24 तारीख को, जो 24 अप्रैल को होनी है। तो दोस्तों ये सभी मुद्दे कर्मचारी संगठनों के हैं, पेंशनर संगठनों के, जो डिमांड कर रहे हैं लगातार सरकार से या फिर वेतन आयोग से। तो दोस्तों देखते हैं 24 तारीख को इन मुद्दों पर क्या सकारात्मक बातें उठती हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है वेतन आयोग की तरफ से। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताई एक इंटरव्यू के दौरान। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां मैंने आपको समझाई हैं। इससे संबंधित आपके और कोई सुझाव हैं
या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हाइप भी कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन से ऊपर एक हाइप का बटन आता है, हाइप को प्रेस करेंगे तो लगातार वीडियो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। तो वीडियो को आप हाइप करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई जानकारियों के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए मैं वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।